सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी क्या, कहीं पर भी ग्राफ मीट कर ही नहीं रहा था हमारी मोलर कंडक्टिविटी वाली लाइन को, है ना। कल हमने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, है ना। तो इस ग्राफ में ये वाली लाइन कहीं मीट करती है, ये वाली लाइन को नहीं मीट करती। अगर मोलर कंडक्टेंस में कहीं पे मीट ही नहीं कर रही तो हमारी इनफाइनाइट डिल्यूशन का कभी भी कोई पॉइंट अचीव नहीं होना। तो फिर हमारे पास इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हमें वैल्यूज तो चाहिए, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन तो चाहिए, हमें कैलकुलेट तो करनी है। तो इसके बारे में हमें किसने बताया, कॉलरॉश लॉ ने बताया। किसने बताया, कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश अंकल है, इन्होंने एक प्यारा सा लॉ दिया था। इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये लॉ एप्लीकेबल है। इन्होंने सिंपल सी बात बोली थी, लेट अस स्टडी इट विद एन एग्जांपल। ठीक है जी, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को एक सॉल्वेंट है, फॉर कौन सा, NaCl। डन। अगर NaCl को आयनाइज कराऊंगी कौन से दो आयन में टूटेगा बेटा, कोई और लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बोलते हैं। इसको ब्रेक डाउन करवाओ, कौन से दो आयन में टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। 2OH नेगेटिव, यस मैम, चेक करो, है ना। तो कॉलरॉश लॉ अंकल कहते हैं कि इसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन will be equal to molar conductance at infinite dilution of cation plus molar conductance at infinite dilution of anion। और फ्रंट में मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करोगे, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। ये किसने बोली है, कॉलरॉश ने। सिंपल सी बात बोली है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस है हमारे किसी भी वीक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो मोलर कंडक्टेंस किसके साथ इनफाइनाइट डिल्यूशन पे इक्वल होती है, उसके आयंस के सम के साथ इनफाइनाइट डिल्यूशन पे इक्वल होती है। सिंपल बात, यहां तक कोई डाउट? मैंने नोट करना, एक आज नोट करो, पहले कॉलरॉश लॉ की डेफिनेशन नोट करो जल्दी तो। डेफिनेशन लिखो, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द टोटल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, at infinite dilution the total conductance of solution is the sum of cationic and anionic conductances, is the sum of cationic and anionic conductances। for example हमारे पास कोई है AX plus BY gives XA पॉजिटिव प्लस YB नेगेटिव। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसकी मोलर कंडक्टेंस कैसे लिखोगे, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ AXBY इज इक्वल्स टू लैम्डा m इंफिनिटी x लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ A पॉजिटिव प्लस Y लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ B। जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एग्जांपल में ये नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन लिखेंगे सर। क्वेश्चन रहेगा बेटा, कांसेप्ट हो गया। लिखेंगे लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ सोडियम बेंजोएट। तुम समझ लो, फटाफट के चक्कर में काम मत खराब करिए। कोई नहीं करे सिखा ले। क्यों, आज क्या है? हमारे पास कुछ मोलर कंडक्टेंसेस गिवन करी हुई है बच्चा।
गिवन है, मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस सीसी गिवन है। सो अपना सोडियम बेंजोएट, हाइड्रोजन क्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl सोडियम क्लोराइड। डन। इन सब की मेरे को गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है इधर ध्यान से देखेंगे। C6H5COONe कैसे आयनाइज करेगा हर्षपुत्र? वेरी गुड। आयन बोलो इसके दो। जेड कितने आयन बन सकते हैं थोड़े थोड़े? हर्ष दसेगा आयन नहीं बना रहे हर्ष। दो तो आयन बनेंगे, कितने बनेंगे? दो आयन के नाम बोलो। C6H5COONa कैसे आयनाइज करेगा? C6H5CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ये बोलना था, नहीं आता था आयनाइज कराना। ठीक है, अगर मैंने इसकी लैम्डा इंफिनिटी लिखी है, कैसे लिखूंगी? लैम्डा इंफिनिटी ऑफ C6H5COONa इक्वल्स टू, कैसे लिखूंगी? लैम्डा इंफिनिटी ऑफ C6H5CO नेगेटिव प्लस, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? इक्वल्स टू किसके इक्वल होएगा ये? नहीं 82.4। डन। इसका नंबर दो 1। दूसरी इक्वेशन किसकी है? HCl को आयनाइज करवाओ बेटे हरसिमरन। इसकी लैम्डा की वैल्यूज लिखवाओ। इसको नंबर 2। डन है। नेक्स्ट आदित्य उत्तर लिखवाओ। इसकी Na प्लस NCl नेगेटिव। इसका फुल फॉर्म लैम्डा इंफिनिटी NaCl गोज़ टू इक्वल्स टू लैम्डा इंफिनिटी Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इंफिनिटी Cl नेगेटिव इक्वल्स टू 126.5। साइन स्टेप ठीक है जी। चल भाई जितेश C6H5COH की लिखवा। हाँ आगे C नेगेटिव। ठीक है, इसकी लैम्डा इंफिनिटी टर्म्स में लिखवा जल्दी इसको। अच्छा पहले से भी लिख दूं, बोलते हुए कष्ट आ रहा था। क्लास में बात होते मैं लिख के देती हूँ। बोल। हाँ आगे C6 लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये तुम्हारी क्या बनती है? इक्वेशन नंबर 4। इसकी तो वैल्यू निकालनी है। अब इन तीन इक्वेशंस को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ये इक्वेशन कैसे बन सकती है। इन तीन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरे को ये इक्वेशन बनाना है। तो तीनों यूज होंगी फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो। 2 मिनट क्या क्या? फर्स्ट सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो प्लस 2। फर्स्ट सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, नहीं फर्स्ट एंड थर्ड को। फर्स्ट एंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो। ब्रैकेट को ऐड करो। अच्छा ओके, तो मैं अगर ये कर दूं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड सब्ट्रैक्ट 3 करके दिखाओ, जल्दी लिखो। सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आएगा फिर। 32.4 प्लस 4 to 6.8 508.6 minus
या रिडक्शन हो जाए तो वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देती है, डीकलराइज हो जाती है या कोई एक नई कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेती है। इस चीज को हम बोलते हैं करोजन। करोजन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल। डन। इस करोजन में हमारे पास इस साल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है कि तुम्हारे पास एक आयरन का सरफेस होता है। डन। वो और ये सारी की सारी जितनी भी करोजन की रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है तो इसमें एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। जो भी तुम्हारा मेटल का सरफेस है वो एनोड की तरह एक्ट करता है। जो भी तुम्हारा मेटल का सरफेस है वो एनोड की तरह एक्ट करता है और कैथोड की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि कैथोड में हमारा एटमॉस्फेरिक रिएक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक रिएक्शन का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि या तो कैथोड पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी या वाटर की। पर अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन भी करवानी है तो भी तुम्हें H पॉजिटिव का आयन जो है रिक्वायर्ड होगा ही होगा। तो ये है मेरा एक आयरन का बार, एक आयरन का सरफेस। फिर से समझा रहे हैं, जितनी भी तुम्हारी करोजन की रिएक्शंस होती हैं वो करोजन की रिएक्शन सारी की सारी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। मतलब उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस कर रही होती है। इसमें मेटल की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। अगर मैं इधर आयरन की एग्जांपल लूं, आयरन का सरफेस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा या फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगी और एक फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती होती है, रस्ट जिसको तुम बोलते हो ब्राउन कलर में, है ना। तो इसमें होता क्या है बच्चा, तुम्हारा जो आयरन है, आयरन की कोई मेरे को ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बता सकता है कैसे करता है? ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन का सिंबल क्या होता है पुत्र, है ना। तो किसमें ब्रेक डाउन करेगा, डन। तो ये क्या बनता, और मैंने क्या बोला, ये हमेशा क्या बनता है, ठीक है। अब इसका कुछ सरफेस क्या होगा, करोड़ होगा। कुछ सरफेस क्या होगा, करोड़ होगा, ठीक है। अब ये सरफेस जो करोड़ होगा इसके ऊपर आके क्या होएगा, इसमें जो आयरन है वो आयरन किस में कन्वर्ट होगी, आयरन 2 पॉजिटिव में। आयरन 2 पॉजिटिव फर्दर किस में कन्वर्ट होएगी, आयरन 3 पॉजिटिव में। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कर सकती होती है ना आयरन 3 पॉजिटिव तक। तो इस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन होती जाएगी। इसके सराउंडिंग किसके साथ हुई हुई होगी, इसके अराउंड क्या होगा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, वेरी गुड। मॉइस्चर जिसको बोलते हो, या फिर H2O O2 दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। वो अब क्या करेगा, H2O O2 इधर आके रिएक्ट करेगा इसके ऊपर, है ना। तो O2 किसकी तरह एक्ट करना शुरू कर देता है, कैथोड की तरह। किसकी तरह एक्ट करना शुरू कर देता है, कैथोड की तरह। अब कैथोड के ऊपर क्या होता है, जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन की फॉर श्योर क्या हो रही होगी, रिडक्शन। तो अगर इसकी रिडक्शन होएगी तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा उत्तर, कितना H2O, ठीक है। और ये दोनों, ये और ये मिलके क्या बना देते हैं, रस्ट। ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2। ये X कितने मर्जी पानी के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है पुत्र। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो यहाँ तक? फेरस ऑक्साइड होता है कि फेरिक ऑक्साइड होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है बेटा। फेरस Fe2 पॉजिटिव होता है, Fe3 पॉजिटिव फेरिक होता है। और जो फेरस से फेरस वाले फेरस ऑक्साइड FeO वाला होता है ना, अच्छा FeO। हां, ये Fe2O3 है ना, हां, ये फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और बोलो ये बनाना भी है, बिल्कुल बनाना है। तो उससे पहले हमें थोड़ी सी कहानी लिखनी है, फिर ड्रॉ कर लेना, बोलो। हां जी। तो लिखिए, corrosion involves formation of rust
It involves a redox reaction. It involves a redox reaction and formation of an electrochemical cell 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 on the surface of iron, full stop. तो इसी बात पे एनोड की रिएक्शन लिखेंगे सभी। एनोड पे क्या रिएक्शन अकर होगी बेटे? आयरन गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन लिखोगे? ऑक्सीजन इसकी ईएमएफ की वैल्यू होती है कुछ 0.44 वोल्ट्स और इसकी ईएमएफ की वैल्यू होती है कुछ कैसे ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी तुम्हारी? 2Fe plus O2 plus 4H positive gives 2Fe2 positive plus 2H positive और इसकी टोटल ईएमएफ कितनी बनेगी बच्चा? पॉजिटिव बनेगी। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज electrons released and anodic part PART move through the metal and go to another part on the metal and reduce O2 in the presence of H positive full stop. H positive in water may also be available. H positive in water may also be available due to dissolution of other acidic oxides. Due to dissolution of other acidic oxides from the atmosphere, this part behaves as cathode. The ferrous ion के ब्रैकेट में लिखा है Fe2 positive ion. The ferrous ion are further oxidized by atmospheric oxygen. The ferrous ion are further oxidized by atmospheric oxygen to ferric ion. Ferric ion कौन सा होता है बच्चा? Fe3 positive, which comes out as rust. In the form of hydrated ferric oxide. Fe2O3.Xh2. Now prevention of corrosion. ये draw कर ली थी diagram सबने? Now
ऑक्सीजन पे, ये किस पे होगी साथ के साथ रिएक्शन? कैथोड पे। किस पे? कैथोड पे। इसमें जो आयरन है, जो जिंक है, वो तो क्या एक्ट करती है? जो आयरन है वो एक्ट करती है एज अ, क्यों? क्योंकि आयरन के सरफेस पे जो भी ऑक्सीजन टच करती है आके वो किसके साथ रिएक्ट करनी शुरू कर जाती है? जिंक के साथ। जिंक के साथ एटमॉस्फेयर से तो आई है ना ऑक्सीजन, रिएक्ट किसके साथ करती है? जिंक के साथ, आयरन के साथ नहीं करती। तो मेरी आयरन क्या होगी? प्रोटेक्ट होगी सारे के सारे, ठीक है। ये मैंने क्या शो किया? इसमें एक होल शो किया है, एक स्क्रैच, जिंक की लेयर में एक स्क्रैच शो किया मैंने। जैसे इसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई, फिर इसके ऊपर एक स्क्रैच मार दिया, ठीक है। ये क्या है? एक स्क्रैच है, स्क्रैच इन जिंक लेयर। डन है? यहाँ सारी एयर है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहा जाता है इस प्रोसेस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तुम क्या कर रहे हो? कैथोड को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जो तुम्हारा आयरन का सरफेस है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है? कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। सैक्रिफिशियल मेटल कौन है इसमें? किसकी तरह एक्ट कर रही है वो? एनोड की तरह। कैथोड पे कौन है? आयरन का सरफेस, उसके ऊपर ऑक्सीजन, ठीक है। और इसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है? कैथोडिक प्रोटेक्शन कहा जाता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन होती कैसे है? इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करी जाती है, ठीक है। ऑप्टिक गैल्वेनाइजेशन पता लगी कहाँ होती है? जो तुम्हारी दीवारों में आयरन नेल्स होते हैं उनमें भी करी जाती है, और कोई भी मेटालिक सरफेस तुम्हारे डिवाइसेस में डालना है तो उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और कोई मेथड है करोजन को प्रिवेंट करने का? जितेश, और किਵੇਂ कर सकते हैं आयरन को प्रोटेक्ट? चेयर्स ਨੂੰ देख लो मड़क। पेंट से, ऑयल से, पेंट से, ऑयल से दिमाग घर छोड़ के आए हुए हो क्या? पेंट का है? ऑयल, पेंट, ग्रीजिंग एटसेट्रा, ये तो तुम लिख ही आओगे। उसके अलावा जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्सप्लेन करके आना है वो क्या करके आना है तुमने? गैल्वेनाइजेशन का। तो इस पे थोड़ा सा लिखेंगे बाय गैल्वेनाइजेशन मेथड। रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर टेंशन की उसके फायदा नहीं है। किस ना जल्दी लिखा लगी है, इधर डायग्राम ड्रॉ होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन बाय गैल्वेनाइजेशन कैन बी अवॉइडेड बाय गैल्वेनाइजेशन रस्टिंग ऑफ आयरन can be avoided with painting it or by coating it by painting it or coating it with other metals like zinc, other metals like zinc. The coating of iron coating of iron with zinc by the process of electrolysis is known as galvanization. with zinc By the process of electrolysis is known as galvanization of iron. Is known as galvanization of iron. Electrolysis, which is known as galvanization, as the tendency of zinc to get oxidized is more than iron to get oxidized.
zinc gets So zinc gets oxidized in preference to protect iron. iron. Iron, which acts as cathode. Hence, this method of protecting cathode, नहीं, हाँ, Hence this method of protecting one metal by the other is called cathodic protection. this method of protecting One metal by the other. Here, zinc is the sacrificial metal and or cathodic protection.